लाने वालों की आमद से खुली। शुरू दिन से नाश्ता और खाना दो आदमी लाया करते थे। एक हथियारबंद आदमी दरवाजे में खड़े होकर मेरी निगरानी करता, जबकि दूसरा लकड़ी की मेज पर खाने के बर्तन रख देता। अगर मैं नाश्ता लाने वालों पर काबू भी पा लेता, तब भी उसकी अहमियत इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो उसकी जान बचाने के लिए मुझे जाने देता। एक एल्बर्ट ब्रूक की शख्सियत ऐसी थी जिस पर काबू पाकर मैं वहां से निकल सकता था, लेकिन ट्रेसी जैसी खतरनाक लड़ाका की मौजूदगी में ऐसा होना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार मैं नाकाम कोशिश कर चुका था और अगली नाकाम कोशिश मेरा पोल खोल सकती थी। फिलहाल वो मुझ पर काफी एतबार कर रहे थे। दोबारा किसी ऐसे इकदाम पर झल्ला कर वो मुझे कत्ल भी कर सकते थे। गो मैं मरने से डरता नहीं था, लेकिन मुझे जिंदा रहने की जरूरत थी। नाश्ता रख कर वो बाहर निकल गए और मैं कमरे से मुल्हिक गुस्ल खाने में घुस गया। ताज़ा दम होकर मैंने नाश्ता किया और दोबारा लेट गया। 2 दिनों बाद पाक आर्मी के खिलाफ कार्रवाई करना थी। इससे पहले मुश्किल था कि मुझे कमरे से बाहर निकाला जाता। हमने जुम्मे के दिन मंसूबे पर अमल करना था। जुम्मे का दिन आया और गुजर गया, मगर मेरा बुलावा न आया। मैंने खाना लाने वालों से इस्तफसार भी किया, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। बस इतना मालूम हुआ कि एल्बर्ट ब्रूक वहां मौजूद नहीं था। यकीनन उसकी गैर मौजूदगी में मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अगली कार्रवाई बुध के दिन होना थी। बुध का दिन भी यूं ही गुजर गया। मेरे दिमाग में अजीबोगरीब अंदेशे सर उठाने लगे। कभी कभी यूं लगता कि मैं किसी बड़ी साजिश का शिकार होने वाला हूं, लेकिन फिर साजिश की तौजीह से मैं कासिर रहता। पाक आर्मी के खिलाफ मैंने एक कार्रवाई में भी हिस्सा नहीं लिया था कि मेरा जमीर मुझे मतून करता। 2 हफ्ते बगैर किसी कार्रवाई के गुजर गए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर एल्बर्ट ब्रूक ने तमाम मंसूबों पर अमल दरामद क्यों रोक रखा था। मुझे वहां कैद के अलावा कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन खाली कैद भी बसाते खुद एक बड़ी मुसीबत है। सारी दुनिया से कटकर एक कमरे में महदूद हो जाना निहायत पुरआजार और ज़हनी कोफ्त का सबब होता है। तन्हाई में जाने कौन कौन सी सोचें, ख्यालात और अंदेशे मुझे बेचैन किए रखते। मैं खाना लाने वालों से मुसलसल एल्बर्ट ब्रूक के बारे में पूछता रहता और वो लाइल्मी का इजहार कर देते। उस दिन हस्बे मामूल मैंने नाश्ता लाने वालों से एल्बर्ट के मुतालिक पूछा तो पता चला कि वो हवेली में आ गया है। मैंने फौरन उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और नाश्ता लाने वाला सर हिलाकर बाहर निकल गया। मेरे नाश्ता करने तक वो एल्बर्ट तक मेरी बात पहुंचा कर वापस आ गया था। थोड़ी देर बाद 4 मुसल्ला अफराद भी मुझे लेने के लिए पहुंच गए थे। एल्बर्ट एनेक्सी के ड्राइंग रूम में ट्रेसी के साथ बैठा मुझे अपना मुंतजिर नजर आया। मेरे बैठते ही उसने मुस्कुराते हुए पूछा, जी जनाब, कैसे हैं? कैसे गुजरे दिन? मैंने कहा, ठीक हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या हमारी कार्रवाइयाँ मंसूबे बनाने की हद तक है। उसने जबरदस्ती का कहकहा लगाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम 2-3 दिन तक अपने मंसूबों पर अमल दरामद शुरू करेंगे। मैं थोड़ा मसरूफ था, इसलिए तमाम मंसूबे अदम तवज्जुही का शिकार रहे। मैंने कहा, ये न हो कर्नल साहब वापस लौट आए और हम मसरूफ ही रहें। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, बेफिक्र रहो, इस बात की तुमसे ज्यादा फिक्र मुझे है। न जाने क्यों मुझे ये लग रहा था कि ये बस तिफल तसल्ली ही थी। वो शायद ऐसा कोई इरादा नहीं रखता था, लेकिन उसके साथ ये बात भी मुझे अचंभे में डाली हुई थी कि आखिर वो मुझसे कब काम लेते। मुसलसल कैद में रहते हुए मैं थक गया था। मैंने कहा, देखिए एल्बर्ट साहब, साफ बात यह है कि आप जब चाहें मुझसे काम लें, लेकिन अब मैं इस कैद से तंग आ चुका हूँ, इसलिए बराह मेहरबानी ये निगरानी हटा दें। मैं सीधा मुद्दे पर आ गया। एल्बर्ट के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी। मेरा ख्याल है कॉफी पी लेते हैं। उसने आवाज देकर मुलाजिम को कॉफी लाने के लिए कहा। वहीं एनेक्सी में छोटा सा बावर्ची खाना बना हुआ था और एल्बर्ट का खिदमतगार वहां मौजूद था। उसने मेरी बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मैंने कोई और दरखास्त भी की है। अपनी बात का जवाब न मिलने पर मैंने याद दहानी करवाई। उसने इनकार में सर हिलाया, फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं। अलबत्ता जिस दिन तुमने किसी मिशन में बाकायदा हिस्सा ले लिया, उस दिन ये सारी निगरानी खत्म कर दी जाएगी। मैंने कहा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमें अपने मंसूबों पर काम शुरू करना चाहिए। वो टालने वाले अंदाज में बोला, कहा तो है 2-3 दिन सब्र करो, उसके बाद तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाएगी। उसके अंदाज ने मेरी सोचों में हलचल मचा दी थी। मेरा ये समझना गलत था कि वो मुझ पर एतमाद कर रहे हैं। यकीनन वो किसी सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक मुझे टाल रहा था। दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन की LED पर अंग्रेजी खबरों का कोई चैनल चल रहा था। मुझे खामोश पाकर एल्बर्ट ब्रूक खबरों की तरफ मुतवज्जे हो गया। ट्रेसी नाखून तराश कर खुरदरी सतह को अपनी उंगलियों के नाखूनों पर रगड़ रही थी। उसकी तरफ देखते हुए मेरा जहन तेजी से किसी उधेड़ बुन में मसरूफ था। एकदम मैंने मजीद इंतजार न करने का फैसला कर लिया। मुलाजिम कॉफी के बर्तनों के साथ नमूदार हुआ। एल्बर्ट के सामने कॉफी मग रखकर उसने मेरे दाएं जाने पड़ी तबाई पर भी कॉफी मग रखा और ट्रे में रखा तीसरा मग लेकर ट्रेसी की तरफ बढ़ गया। मेरे आसाब एकदम तन गए थे। जो ही वो ट्रेसी और एल्बर्ट के दरमियान में आया, मैंने उठकर एकदम छलांग लगा दी। एल्बर्ट के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं ऐसी हरकत करूंगा। उसके संभलने से पहले मैंने उसका दायां बाजू पकड़कर मरोड़ा
और अगले ही लम्हे उसकी गर्दन में हाथ डालकर मैंने उसकी पीठ अपनी छाती से लगा ली। उसके साथ ही मेरा हाथ उसके कोट की जेब में रेंगा और मैंने पिस्तौल निकाल लिया। मुलाजिम ने मेरी हरकत की आहट सुनते ही पीछे मुड़कर देखा और एल्बर्ट को मेरे कब्जे में देखते ही उसके मुंह से सरसराते हुए चीख बुलंद हुई। सिक्योरिटी! दरवाजे पर मौजूद मुहाफिज दंदनाते हुए अंदर घुस आए। खबरदार, अगर किसी ने गलत हरकत की मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। पिस्तौल की नाल एल्बर्ट की कनपटी से लगाते हुए मैं धाड़ा। ये अल्फाज मैंने अंग्रेजी में अदा किए थे। मेरी नजरें ट्रेसी वॉलकर पर गड़ी थीं कि मुझे सबसे ज्यादा खतरा उसी से था, मगर ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ट्रेसी हाथ के इशारे से मुहाफिजों को बाहर निकलने का कह रही थी और इत्मीनान से कॉफी पीने लगी। मुहाफिज गुमगू की कैफियत में खड़े थे। वो अंग्रेजी में धाड़ी दफा हो जाओ, और उसकी आवाज काफी भारी थी, या शायद वो खुद हल्क पर जोर देकर बोल रही थी। तमाम मुहाफिज उल्टे कदमों बाहर निकल गए थे। उसने हक्का बक्का खड़े मुलाजिम को कहा, तुम भी जाओ, और वो चौंक कर सर हिलाता हुआ बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। एल्बर्ट ने कहा, मेरा ख्याल है बैठकर बात कर लेते हैं। अपनी गर्दन पर मेरे बाजू के दबाव की वजह से वो फंसी फंसी आवाज में बोला। मैंने कहा, कोई बात नहीं होगी, अगर जान अजीज है तो मुझे फिलफौर यहाँ से निकालो। वो बोला, ठीक है, कोई बात नहीं करता, बस तुम्हें एक चीज दिखानी है। अगर उसके बाद तुम जाने पर बजिद रहे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, बल्कि वादा करता हूँ कि जहाँ कहोगे तुम्हें खुद गाड़ी में छोड़ कर आऊंगा। उसकी कनपटी पर पिस्तौल की नाल का दबाव बढ़ाते हुए मैंने कहा, अगर तुम ये समझ रहे हो कि थोड़ी मोहलत हासिल करके तुम बचने की कोई तरकीब सोच लोगे तो ये तुम्हारी खामख्याली है। झल्लाए हुए लहजे में वो ट्रेसी को मुखातिब हुआ, यार कह दिया ना, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, इसे वीडियो दिखाओ। अस्बात में सर हिलाते हुए ट्रेसी ने शीशे की मेज पर पड़ा लैपटॉप खोलकर उसे एक केबल के जरिए एलईडी से मुंसलिक किया। टीवी स्क्रीन पर लैपटॉप का डेस्कटॉप नजर आने लगा। उसने एक वीडियो चलाई। अगले ही लम्हे एलईडी की बड़ी स्क्रीन पर इसी ड्राइंग रूम का मंजर उभरा। वो मेरी कर्नल कॉलिन फील्ड के साथ पहले दिन होने वाली गुफ्तगू की वीडियो थी। वीडियो निहायत साफ वाज़े बनी थी। यकीनन उस कमरे में एक से ज्यादा ताकतवर कैमरे नस्ब थे। मिनट भर वो वीडियो चलाकर ट्रेसी ने एक दूसरी वीडियो चला दी जिसमें मैं कर्नल कॉलिन फील्ड से अपनी कारकर्दगी के इनाम में डॉलर वसूल कर रहा था। वो एक के बाद एक वीडियो चलाती गई। मेरे दिमाग में साएं साएं हो रही थी। एकदम मुझ पर वाज़े हो गया कि वो क्यों खाली मंसूबा बनाकर मुझे किसी कार्रवाई पर साथ नहीं ले जाते थे। हमने जितने मंसूबे भी वहां बनाए थे उन सब पर अमल दरामद किसी और ने किया था, लेकिन उसका एतराफ उन्होंने मुझसे करवा लिया था। अब अगर ये वीडियोस पाक आर्मी के हाथ लगती तो मुझे गद्दारी के इल्जाम में फांसी लगने से कोई नहीं बचा सकता था। हर कार्रवाई के बाद मैंने डॉलर्स वसूल करते हुए बाकायदा एतराफ किया था कि वो काम मैं कर चुका था और ये कोई ड्रामे की शूटिंग नहीं थी कि उसे झुटलाया जा सकता। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि कब मेरे हाथ बेजान होकर नीचे लटकने लगे। मेरी गिरफ्त ढीली हुई। एल्बर्ट मेरे हाथ से पिस्तौल लिए बगैर इत्मीनान भरे अंदाज में चलता हुआ सोफे पर बैठ गया। मैं सुन सा होकर टीवी स्क्रीन को घूर रहा था, जहां पर कर्नल कॉलिन फील्ड मुझसे ये पूछ रहा था कि क्या मैं उनके लिए पाक आर्मी के अंदर रहकर काम कर सकता हूँ, और मैं जोशीले अंदाज में सर हिलाते हुए काम करने की हामी भर रहा था। इन वीडियोस को देखने के बाद किसी अहमक और बेवकूफ को ही मेरी गद्दारी पर शुबा हो सकता था। एल्बर्ट की आवाज ने मुझे ख्यालों की दुनिया से वापस खींचा। मिस्टर जीशन बैठे, और मैं मरे मरे कदमों से सोफे पर बैठ गया। वो बोला, यकीनन अब तक तुम यही सोच रहे होगे कि हम निहायत बेवकूफ और गधे हैं जो इतनी आसानी से तुमसे धोखा खा रहे हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो बोला, पता है बचपन में मुझे अपनी टांग पर इतनी सख्त चोट लगी थी कि बस मेरी टांग टूटते टूटते रह गई थी, और ये सारा किया धरा मेरे बाप का था। मुझे दरख्त पर चढ़ाकर उसने नीचे खड़े होकर कहा था कि बेटा छलांग लगाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। उन पर एतबार करते हुए मैं नीचे कूदा और मुझे पकड़ने की बजाय वो एक जानिब हट गया। मेरी टांग पर सख्त चोट लगी थी। जब दर्द से बेहाल होकर मैं रो रहा था उस वक्त उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर मुझे एक अहम सबक सिखाया जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें तकलीफ तो जरूर हुई है, लेकिन अब तुम्हें ये बात नहीं भूलेगी कि जिंदगी में कभी अपने बाप पर भी एतबार न करना। उसकी बात पर ट्रेसी ने जोरदार कहकहा लगाया। उसके कहकहे से मेरे ज़हन में किसी भूली बिसरी याद ने करवट बदली, लेकिन मुझे कुछ वाज़े याद ना आ सका। भारी आवाज के बरक्स उसका कहकहा निहायत सुरीला था। एल्बर्ट ने उसके कहकहे पर तवज्जो दिए बगैर अपनी बात जारी रखी। यकीनन तुम जान गए होगे कि मैं यहूदी हूँ और फिर अमेरिकन खुफिया एजेंसी का एक ऑफिसर भी हूँ। क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता था कि तुमने किसी हालत में पाक आर्मी के खिलाफ कोई काम नहीं करना। न जान का खौफ तुम्हें इस बात पर मजबूर कर सकता है और ना कोई लालच ही उकसा सकती है। मैंने कहा, जब जानते हो तो फिर इतनी तगोदो का फायदा? वो बोला, मैंने कहा तुम पाक आर्मी के खिलाफ काम नहीं करोगे और बेफिक्र रहो, हमने तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं करना। मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा। क्या मतलब? वो इत्मीनान से बोला, मतलब निहायत वाज़े है, हम तुम्हें अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने कहा, और अगर मैं इसके लिए भी तैयार न हुआ तो? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, तो जाओ, रास्ता खुला है।
रोका किसने है? बस ख्याल रखना कि पाक आर्मी के हक पे न चढ़ जाओ। मैंने लरजती सोचों के साथ कहा, यानी तुम ये वीडियोस पाक आर्मी के हवाले कर चुके हो? वो बोला, नहीं हुई तो हो जाएंगी, इसमें कौन सी देर लगती है। मैंने मरे मरे लहजे में कहा, जब तुम आर्मी के हवाले ये वीडियोस करोगे तो यकीनन उन्हें साजिश की बू सूंघने में देर नहीं लगेगी। हमने आर्मी के हवाले नहीं करनी, ये तो आर्मी के अपने जराए जो दहशतगर्दों में मौजूद हैं, वो बड़ी जांफिशानी से इन वीडियोस तक रसाई हासिल करेंगे और फिलफौर मुतल्लिका अफराद तक ये वीडियोस पहुंचा देंगे। मैंने पूछा, और अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूं तो फिर कब तक ये वीडियोस आर्मी के हवाले नहीं की जाएंगी? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, 3 साल हमारे लिए काम करो, मुआवजा भी मिलेगा और 3 साल बाद अपनी बेगुनाही के सबूत भी मिल जाएंगे। मेरा मतलब है 3 साल बाद इन तमाम वीडियोस को जाया कर दिया जाएगा। मैंने कहा, मगर मैं तुम पर एतबार क्यों करूं? वो बोला, मजबूरी है तुम्हारी, एतबार तो करना पड़ेगा, यूं भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। 3 साल बाद कम से कम तुम अपने घर वालों से तो मिल सकोगे। अब अगर ये वीडियोस खुफिया एजेंसियों के हवाले हो गई तो पहले मरहले में वो तुम्हारे घर वालों को उठा कर ले जाएंगे। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, 3 साल की गैर हाजिरी का बहाना क्या होगा? वो बोला, कैद या सर पर चोट लगने की वजह से यादाश्त चले जाने का बहाना, नहीं तो तुम्हें शहादत के दर्जे पर फायज कर देते हैं। तुम्हारे घर वालों को भी आर्मी की तरफ से अच्छी खासी दौलत मिल जाएगी। यहाँ से फारिग होते ही तुम अपना आबाई इलाका छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हो सकते हो। अगर अमेरिका आना चाहो तो खुशामदीद। मैं सोच में पड़ गया। उन्होंने मुझे बिल्कुल ही बेदस्तुपा कर दिया था। मुझे सोच में डूबा देखकर वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, तुम जाओ और इत्मीनान से सोचो, हमें तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। बस ये याद रखना, जिस वक्त तुमने काम करने की हामी भरी उसी वक्त से तुम्हारे 3 साल की शुरुआत हो जाएगी। मैं थके थके अंदाज में उठकर वहां से बाहर निकल आया। दरवाजे पर मौजूद मुहाफिजों ने मुझे देखते ही एकदम मेरी जानिब हथियार सीधे कर लिए थे। उनके कमांडर ने फौरन हुक्म दिया, हाथ ऊपर, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी अनसुनी की और आगे बढ़ गया। कमांडर ने फौरन दरवाजा खोलकर अंदर झांका। उसी वक्त मेरे कानों में एल्बर्ट की आवाज पड़ी, इसे जाने दो। कमांडर ने दरवाजा बंद करके तमाम मुहाफिजों को हथियार नीचे करने का कहा। मैं बेपरवाही से अपने कमरे की तरफ बढ़ता रहा। वहां से निकलकर मेरे लिए कोई जाए पनाह नहीं बची थी। उन्होंने मुझे इस अंदाज में घेरा था कि मैं फड़फड़ा भी नहीं सकता था। मैं बिस्तर पर गिरने के अंदाज में ढेर हो गया। ये जानते हुए भी कि यहूद और नसारा कितने अय्यार, धोखेबाज और साजिशी होते हैं, मैं बेवकूफों के अंदाज में उनकी हर बात पर अमल करता गया। मुझे फांसने के लिए उन्होंने लंबी चाल चली थी। सोहराब खान का किरदार एकदम मेरी नजरों में वाजे हो गया था। उसे बड़े तरीके और महारत से मेरे करीब भेजा गया था और मुझे मजीद इत्मीनान दिलाने के लिए उसे गिरफ्तार करके मसनूई तौर पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। हमदर्द बनकर उसने मेरे दिल में जीने की उमंग पैदा करने के साथ मुझे ये तरगीब दी कि मैं किस तरह गोरों को धोखा दे सकता हूँ, और फिर मुझे इस काम पर आमादा करते ही उसे वहां से गायब कर दिया गया। मेरी सजा पर अमल दरामद भी रोक दिया गया और जो ही मैंने काम पर आमादगी जाहिर की, एल्बर्ट ब्रूक बगैर कोई शक व शुबा जाहिर किए मुझ पर यकीन करने लगा। उसका मकसद तो बस मेरे मुंह से आर्मी पर हमलों का एतराफ करवाना था। मेरे जुर्म को मजीद घिनौना बनाने के लिए उसने कर्नल कॉलिन फील्ड का किरदार भी ड्रामे में शामिल किया और मैं अहमकों की तरह उसके कहने पर चलता गया। वो मेरे हमरा बैठकर आर्मी पर हमले का हर मंसूबा बड़ी तफसील से बनाता, जिसकी वीडियो बाकायदगी से तैयार होती। फिर वो कार्रवाई किसी और के हाथों सर अंजाम पाती और उसके बाद मैं कर्नल कॉलिन फील्ड के सामने इस कार्रवाई को अपने साथ मंसूब करते हुए इनाम भी वसूल करता। अगर ये वीडियोस वाकई खुफिया एजेंसियों के हाथ लग गई थी तो उन्हें मरकर भी मेरी बेगुनाही पर यकीन नहीं आ सकता था। आखिरी मुलाकात में तो कर्नल कॉलिन फील्ड ने मुझे वापस आर्मी में जाकर अपने लिए काम करने की दावत भी दी थी, जिसको मैंने बड़े जोशो खरोश से हामी भर ली थी। गोया मैं वापस जाकर जितनी भी कोशिश करता, अपने बड़ों को ये यकीन नहीं दिला सकता था कि मैं बेगुनाह हूँ। उन्होंने कोई पहलू भी तिश्ना नहीं रहने दिया था। इतने सबूतों की मौजूदगी में मुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन इससे पहले खुफिया एजेंसियों ने पूछगिछ के नाम पर मेरे साथ जो सलूक करना था, उसके बारे में सोचकर ही मैं कांप गया था। वतन दुश्मनों और गद्दारों के लिए इन एजेंसी वालों के दिल में रहम की रमक भी मौजूद नहीं होती। ये भी मुमकिन था कि तहकीक के बाद उन्हें मेरी बेगुनाही का यकीन आ जाता, मगर ये यकीन कितने अरसे बाद आना था और इस दौरान मुझे किन किन मराहिल से गुजरना था, इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। गद्दार न होते हुए भी मेरी जात पर ऐसा धब्बा लग जाता जिसके असरात मेरी आइंदा आने वाली नस्ल को भी सर उठाने के काबिल न छोड़ते। अब वो मुझे अफगानिस्तान में मौजूद मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ धड़े काम कर रहे थे। अमेरिकन, अफगान, इंडियन आर्मी और दहशतगर्द पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मुतहर्रिक थे। मुजाहिदीन अमेरिकन और इंडियन आर्मी के खिलाफ बरसरे पैकार थे। कुछ मकामी सरदार
हथियार अपनी बका की जंग लड़ रहे थे। कुछ ने मुजाहिदीन के साथ इल्हाक किया हुआ था, कुछ हुकूमत के साथ थे। एक लंबी और उलझी हुई जंग का हिस्सा बनना यकीनन दुश्वार था, लेकिन पाक आर्मी के खिलाफ काम करने से कई गुना बेहतर था। मेरी बेगुनाही के सबूत एल्बर्ट ब्रूक के पास मौजूद थे और इन सबूतों के हुसूल तक उनके लिए काम करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं इस तरह काम न करता तो यकीनन अपनी बेगुनाही के सबूत कभी हासिल न कर पाता। इन उलझन आमेज सोचों में मैं पूरी रात खोया रहा, लेकिन किसी वाज़ेह नतीजे पर न पहुंच सका था। दिल चाह रहा था कि किसी ऐसी जगह पर जाकर छुप जाऊं जहां कोई मुझे ढूंढ न सके। नाश्ता और दोपहर का खाना अकेला आदमी ही लेकर आया था, उसके साथ कोई मुसल्ला आदमी मौजूद नहीं था। मैंने उसे एल्बर्ट ब्रूक से मुलाकात की बात की। थोड़ी देर बाद मैं उसके सामने बैठा था। वो उस वक्त अकेला ही था। तो क्या फैसला किया? मैंने अपना फैसला सुनाया। कोई पाकिस्तानी मेरी गोली का निशाना नहीं बनेगा। वो तस्दीक करता हुआ बोला, कोई पाकिस्तानी फौजी तुम्हारी गोली का निशाना नहीं बनेगा। मैंने फिर कहा, मैंने पाकिस्तानी कहा है। वो मुंह बनाते हुए बोला, ये मुतालबा ही गलत है। मैंने पूछा, वो कैसे? वो बोला, क्योंकि अब तक कई पाकिस्तानी तुम्हारी गोली का निशाना बन चुके हैं। मैंने कहा, वो तमाम दहशतगर्द थे। उसने इस बात में सर हिलाया, बिल्कुल सही। दहशतगर्द का न तो मजहब होता है और ना वतन। बाकी तुम ये इसरार तो कर सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर किसी को कत्ल नहीं करोगे, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर काम करते हुए किसी ऐसी शर्त के पेश करने का मतलब है तुम हमारे लिए काम करना नहीं चाहते। उसकी बात खिलाफ हकीकत नहीं थी। पाक आर्मी के किसी फौजी को अफगानिस्तान में भी निशाना नहीं बनाऊंगा। मैंने हतमी फैसला सुनाया। उसने बेझिझक असबात में सर हिलाया, मंजूर। उसी वक्त ट्रेसी कमरे से बरामद होकर अपनी मखसूस जगह पर आकर बैठ गई। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ। शाबाश। ट्रेसी के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन हंसते वक्त उसकी आवाज काफी सुरीली थी। मुझे यूं लगता था जैसे वो आवाज तब्दील करके बोल रही थी। एल्बर्ट ने पूछा, कॉफी चलेगी? मैंने नफी में सर हिलाया, आप पिए, और मैं वहां से बाहर निकल आया। मैंने उनके साथ काम करने की हामी तो भर ली थी, लेकिन न तो मेरा ज़मीर मुतमईन था और ना मेरा दिमाग इसकी तायद कर रहा था। कमरे में आकर लेटे हुए मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि सरदार सनोबर खान पहुंच गया। वो काफी दिनों बाद लौटा था। मुबारक हो भाई, सुना है हमारे साथ शामिल होने का फैसला कर लिया है। बेतकल्लुफी से कहते हुए वो मेरे साथ ही चारपाई पर बैठ गया। मैंने कहा, कभी कभी ऐसे फैसले करना मजबूरी बन जाती है। उसने पूछा, कैसी मजबूरी? शायद उसे मालूम नहीं था कि एल्बर्ट ने मुझे किस तरह फंसाया है। मैंने कहा, छोड़ो इस बात को, ये बताओ इतने दिन कहाँ गायब रहे? वो बोला, अपना तो कारोबार ही ऐसा है कि किसी जगह पर टिक कर नहीं रह पाता। मैंने पूछा, मुझे तुम्हारे जेरे कमान काम करना पड़ेगा या एल्बर्ट खुद ही मुझे हुक्म देगा? वो हंसा, तुम एक खुसूसी आदमी हो जनाब, मेरी क्या मजाल कि तुम्हें हुक्म दे सकूं। अलबत्ता ये मुमकिन है कि कभी कभी एल्बर्ट साहब का हुक्म तुम तक पहुंचाने में वास्ता बनना पड़े। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया कि एक गद्दार के जेरे कमान काम करना मुझे मजीद परेशान कर सकता था। वो बोला, अच्छा, आज तुम्हारे लिए एक खास पार्टी का इनेकाद कर रहा हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, कैसी पार्टी? वो बोला, थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे, रक्स वगैरह से लुत्फानंदोज होंगे, गाना बजाना होगा, खाने पीने का बंदोबस्त किया जाएगा, और फिर उसके अलावा क्या हो सकता है? मैंने बेजारी से कहा, इसकी जरूरत क्या है? वो जल्दी से बोला, वाह, इसकी जरूरत क्यों नहीं? SS जैसे निशानाबाज की आमद पर छोटा मोटा जश्न तो बनता है ना। गहरा सांस लेते हुए मैं चुप हो गया। वो थोड़ी देर गप्पे हाँकने के बाद चला गया। रात को हवेली में वाकई जश्न का समा था। 5-6 रक्कासाएं और पश्तों के 2-3 गायक भी बुलाए गए थे। दोपहर ही को आग के बड़े बड़े अलाव हवेली के वसी सहन में जलाकर सालम, दुम्बे और बकरे भूने गए। अंधेरा छाते ही गाने बजाने की महफिल शुरू हो गई थी। एल्बर्ट ब्रूक के अलावा भी मुझे चंद अमेरिकन नजर आ रहे थे। खुसूसी मेहमानों के लिए सोफा सेट रखे गए थे, जबकि बाकी लोग 3 अतराफ में बिछी हुई चारपाइयों पर बैठ गए थे। रक्स करने वालियों के लिए सोफों और चारपाइयों के दरमियान में जगह बनाई गई थी। मुख्तलिफ पकवानों से भरे डोंगे और ट्रे गाने बजाने के दौरान ही चारपाइयों और सोफों के सामने पड़ी हुई मेजों पर सजा दिए गए। गोया नाजरीन को रक्कासाओं के खूबसूरत अजसाम को लटकते मटकते देखते हुए खाने की सहूलत पहुंचाई गई थी। ऐसी महाफिल में उम्मुल खबाइस की मौजूदगी फर्ज होती है। ट्रेसी भी लंबूतरा ग्लास हाथ में थामे मेरे साथ आन बैठी और ग्लास से हल्की हल्की चुस्कियां लेते हुए शोखी भरे अंदाज से मुझे घूरने लगी। मैं उससे बेपरवाह नाचने वालियों को देखता रहा। पेशेवर होने के बावजूद उनमें से कोई भी पलवशा की तरह नहीं थी। उनमें से एक के जिस्मानी खद्दोखाल पलवशा से मिलते जुलते थे, बस बाल जरा लंबे थे। नैन नक्श पलवशा की तरह जाजिब नहीं थे और ना वो उतनी माहिर रक्कास थी। ट्रेसी की भारी आवाज ने मेरे कानों में जहर उंडेला। तुम मुसलसल उस काले कपड़ों वाली रक्कासा को इसलिए घूरे जा रहे हो कि ये जिस्मानी तौर पर उस जिस्म फरोश लड़की से मुशाबहत रखती है जिसने तुम्हारा सौदा किया था, है ना?
میں نے تلخ لہجے میں کہا تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے قہقہا بلند کیا، ویسے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے بے باک لہجے میں پوچھا۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو، آئینہ دیکھ لو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یقین کرو میں تمہاری نام نہاد محبوبہ کی طرح جسم فروش نہیں ہوں۔ میں نے کہا، تو اس جسم کو کوئی احمق ہی خرید سکتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میرے طنزیہ لہجے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ بولی، ویسے شادی شدہ ہو کر تمہیں کسی فاحشہ میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ اس کی بات سنتے ہی میں حیرت سے اچھل پڑا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں شادی شدہ ہوں؟ وہ فخریہ لہجے میں بولی، تم امریکن انٹیلیجنس کی ایک میجر سے مخاطب ہو۔ میں نے کہا، اچھا تو امریکن انٹیلیجنس کی میجر کو یہ تو معلوم ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کافی عرصہ پہلے ہی میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں۔ اس نے تصدیق چاہنے والے انداز میں کہا، اس فاحشہ کے لیے جو تمہیں بیچ کر چلی گئی؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ امریکن لڑکی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مرد کے ساتھ جسمانی تعلق کو اتنے اونچے نام سے ظاہر کرے۔ تم خود بھی یقیناً کئی مردوں کو نواز چکی ہوگی۔ اس نے طنزیہ ہنکار بھری غلط فہمی ہے تمہاری، ضروری نہیں کہ ہر امریکن لڑکی ایسی ہی ہو۔ میں نے کہا، ایک آدھ کی پارسائی پوری قوم کی بے راہ روی کا دفاع نہیں کر سکتی، بالکل اس طرح جیسے ایک آدھ کی بے راہ روی پوری قوم کو گمراہ ثابت نہیں کر سکتی۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، فی الحال موضوع بحث وہ فاحشہ اور میں ہے، نہ تو تمہاری قوم کی پارسائی اس کی جسم فروشی پر مٹی ڈال سکتی ہے اور نہ میری تہذیب کی آزادی مجھے میلا ثابت کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، یوں دعویٰ کرنے سے کیا حاصل؟ شاید تمہارے قریبی ساتھی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ ہو۔ میں نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ اعتماد سے بولی، تمہیں تحقیق کرنے کی اجازت ہے۔ میں نے حیرانی سے اسے گھورا، کس لیے؟ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، دوستی کے لیے۔ میں نے کہا، محترمہ میں نے صرف اپنی بے گناہی کے ثبوت حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے کام کرنے کی حامی بھری ہے، یقیناً اس میں تم سے عشق کرنے کی کوئی وجہ شامل نہیں۔ وہ مسکرائی، تو کیا یہ کام تو اب بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے طنز کا ایک اور تیر چلاتے ہوئے کہا، ہاں اگر تم دنیا کی آخری لڑکی ہوئی تو۔ اس نے برا منائے بغیر پوچھا، اچھا سچ سچ بتاؤ، کیا حقیقت میں تمہیں بدصورت اور بھدی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا، لگ نہیں رہی، تم ہو۔ اسی وقت 3 امریکی صوفوں کو چھوڑ کر رقاصاؤں کے ساتھ ناچنے لگے۔ میری کسی بھی بات کا برا منائے بغیر وہ بولی، اچھا میرے ساتھ رقص کرنا پسند کرو گی؟ میں نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اگر ناچنا آتا تب بھی یہ حماقت نہ کرتا۔ اس نے کھڑے ہو کر میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، چلو نا۔ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر میں بھنے ہوئے گوشت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ ناچنے والیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پشت و ساز پر رقص کرنا کچھ زیادہ ہی آسان ہوتا ہے۔ اپنے امریکی ساتھیوں کی بجائے وہ اسی لڑکی کے ساتھ مل کر تھرکنے لگی۔ صنوبر خان نے میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، آج تو بڑی گپ شپ ہو رہی تھی؟ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، گپ شپ نہیں کر رہا تھا، جان چھڑا رہا تھا۔ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولا، قسم سے یار ہم تو ترس رہے ہیں۔ میں استہزائی انداز میں ہنسا، تو میں کیا کروں؟ اس نے برا منایا، یہ بھی صحیح ہے۔ میں نے طنزی انداز میں کہا، سردار صاحب وہ امریکن ہے اور تم اس کے لیے کام کر رہے ہو، اپنے آقاؤں کی عزت پر نظر رکھنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس نے بلند بانگ قہقہا لگایا، یار یہ ہبشن اپنے امریکی ساتھیوں کو بھی گھاس نہیں ڈالتی۔ میں نے کہا، ویسے اس ہبشن میں پرکشش لگنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ندیدے پن سے بولا، مجھے تو سر سے پاؤں تک لگتی ہے۔ میں نے ٹریسی کی طرف دیکھا، اس کے رقص کو بے ہنگم اچھل کود ہی کہا جا سکتا تھا۔ موضوع تبدیل کرتے ہوئے اس نے مجھے بے حیائی سے پوچھا، اچھا رات گزارنے کے لیے کس کا انتخاب کروں؟ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے ان خرافات سے دور ہی رکھو۔ اس نے حیرانی ظاہر کی، نہ کرو یار۔ اس کی حیرت مجھے ترغیب دینے کی غرض سے تھی۔ میں اپنی بات پر قائم رہا، یہ حقیقت ہے صنوبر خان۔ وہ بولا، تم شاید پلوشہ وزیر خان کو بھول نہیں پائے۔ میں صاف گوئی سے بولا، نہ تو میں نے اسے اس نظر سے دیکھا تھا اور نہ کبھی اس کے بارے میں کوئی غلط خیال دل میں لایا تھا۔ ایک مکروہ ہنسی اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ اتنا عرصہ اس کے قریب رہنے کے باوجود ایسا دعویٰ کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ میں نے بیزاری سے کہا، مجھے صفائیاں دینے سے چڑ ہے۔ وہ بولا، ویسے وہ خود بھی اس معاملے میں بڑی تیز ہے، مردوں کو لبھانا اور الو بنانا تو اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ میں نے تپتے ہوئے کہا، بھاڑ میں جائے۔ وہ مزید تکرار کیے بغیر اٹھ گیا، ٹھیک ہے جگر مزے کرو، اور البرٹ بروک کی طرف بڑھ گیا۔ گھنٹے پون گھنٹے کی اچھل کود کے بعد ٹریسی دوبارہ میرے پاس آن بیٹھی۔ کیسا لگا میرا رقص؟ ماتھے پر نمودار ہوئے پسینے کے قطرے پونچھتے ہوئے اس نے داد چاہنے کے انداز میں پوچھا۔ مجھے سچ مچ ہنسی آ گئی، جیسی تم ویسے تمہارا رقص۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، تمہاری محبوبہ سے تو اچھا ہی ناچتی ہوں گی۔ میں نے کہا، میں اس کے کردار کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، ویسے تم اس کے قریب بھی نہیں تھی۔ وہ بولی، اچھا اس کا مطلب ہے اس کا تعلق ضرور کسی کوٹھے وغیرہ سے ہوگا۔ میں نے حیرانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیا معلوم کوٹھا کیا ہوتا ہے؟ وہ بولی، تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ میں امریکی انٹیلیجنس کی میجر ہوں اور پاکستان آنے سے پہلے یہاں کے لوگوں اور تہذیب و ثقافت کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کر چکی ہوں۔ میں نے کہا، ویسے سچ کہوں تو مجھے تم البرٹ بروک کی محافظ لگتی ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، وہ میرا ہم رینک ہے، گو مجھ سے 2-3 سال سینئر ہے، لیکن ہے وہ بھی میجر۔ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس بھر کر ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا۔ وہ پروگرام رات گئے تک جاری رہا۔ اس دوران ٹریسی میری ناگواری ظاہر کرنے کے باوجود وہیں بیٹھے زبردستی میرے ساتھ گپے ہانکتی رہی۔ پروگرام کے اختتام پر امریکی اپنی پسند کی رقاصہ کو پکڑ کر اپنے کمروں کا رخ کرنے لگے۔ ٹریسی نے مسکرا کر کہا، ایک لڑکی تو تمہارے حصے میں بھی آ رہی ہے۔
उसका इशारा बच जाने वाली रक्कासा की तरफ था। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, तुम ही काफी हो। वो जैसे खिल उठी, सच? मैंने कहा, हाँ, लानत भेजने के लिए। वो बोली, मैं जानती थी तुम्हारे भौंडे मजाक को। मुंह बनाते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसकी खुली डुल्ली दावत के बावजूद मुझे यकीन था कि उसकी दावत बस दिखावा ही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिल